आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसे मिटा दूं, इसे मिटा देना, ठीक है। पार्टिकल इन ए सिमेट्रिक वेल, सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। पार्टिकल इन ए इनफाइनाइट सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, ठीक। तो लिखो, क्या कर लो इसमें, लेट कर लो, लेट अस कंसीडर। ऐसा करके चलें, पहले लिख के चलते हैं, फिर उसको समझेंगे भी क्या क्या लिखा है हमने। तो ऐसे बोलो, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर वी हैव ए पार्टिकल, वी हैव ए पार्टिकल ऑफ मास m, जिसका मास कितना है, m है, कन्फाइंड इन ए, ट्रैप्ड इन ए, ऐसे लिखो, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड। अब ट्रैप्ड क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। ट्रैप्ड इन ए इनफाइनाइट या फिर सिमेट्रिक, इनफाइनाइट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ, या फिर पोटेंशियल वेल रेंजिंग फ्रॉम, रेंजिंग, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम -a टू +a, जो -a से +a के बीच में क्या उसकी रेंज है। एंड डिफाइन एज, एंड डिफाइन एज फॉलोइंग। उस पोटेंशियल को हमने ऐसे डिफाइन किया, जो नीचे बनाऊंगा मैं। देखो कैसे डिफाइन किया, v ऑफ x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू है 0 व्हेन दिस x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +a, यानी ग्रेटर देन -a एंड लेस देन a। और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है कब, व्हेन x इज लेस देन -a एंड ग्रेटर देन a, ठीक है। इसको हम मॉड के टर्म में लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था। ओके, तो ये क्या हो गया, मेरा v ऑफ x हो गया। ये तो कैसे हुआ, मैथमेटिकली हुआ। अगर इसको ग्राफिकली बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, देखो ग्राफिकली, ग्राफिकली बना दो। फिर कैसे बनाएंगे, देखो ये x, ये क्या है मेरे पास, इसको बोल दो क्या, पोटेंशियल एक्सिस, और इसको क्या बोल दो, दिस इज ओवर x एक्सिस, ठीक है। नाउ ये क्या है, अज्यूम कर लो, दिस इज x इक्वल टू a एंड दिस इज x इक्वल टू -a, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगेंगे, इस तरीके से दो वेल लगी होंगी, जो किस पोटेंशियल की होंगी, इनफाइनाइट पोटेंशियल की होंगी। तो दिस इज इनफाइनाइट पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट पोटेंशियल। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। देखो बोल रहा है 0 है, इधर 0 है, और इससे इधर को और इससे इधर को पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस टाइप का मेरे पास क्या है, एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, और इसके अंदर क्या है, एक पार्टिकल ट्रैप्ड है, एक पार्टिकल क्या है इसके अंदर, ट्रैप्ड है। और ट्रैप्ड मतलब कैद है ना। कैद है क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा, वो अभी थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे, एक बार मैं यही बता देता हूँ। अब ट्रैप्ड है इसलिए लिखा हमने क्योंकि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। देखो कल या परसों हमने एक बात बोली थी कि व्हेनेवर पोटेंशियल इज 0, सॉरी हाँ, व्हेनेवर पोटेंशियल इज इन्फिनिटी एट इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव फंक्शन वेनिस, वेव फंक्शन क्या हो जाता है, वेनिस हो जाता है। कंडीशन थी, और हमने इसको प्रूव भी किया था कि ऐसा क्यों होता है, कि जब भी पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है तो वेव फंक्शन क्या कर जाता है, वेनिस कर जाता है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, दो पोटेंशियल वेल हैं, सॉरी पोटेंशियल वॉल हैं, जिनकी वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी x इक्वल टू a पर और x इक्वल टू -a पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मेरा वेव फंक्शन होगा वो क्या, कितना होगा, 0 होगा। वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है कि व्हेनेवर पोटेंशियल इज इन्फिनिटी देन वेव फंक्शन इज वेनिस, तब वेव फंक्शन क्या हो जाता है, वेनिस हो जाता है। तो अगर यहाँ पर वेव फंक्शन वेनिश हो गया इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसका मतलब वहां पर पार्टिकल गया ही नहीं, ये तो हुआ, क्योंकि वेव फंक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है, पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। या जो आइगन फंक्शन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। और अगर यहाँ पर आइगन फंक्शन 0 हो गया या वेव फंक्शन 0 हो गया तो वहां पर पार्टिकल गया ही नहीं।
तो यानी पार्टिकल यहाँ इन दो वॉल के पास जा ही नहीं रहा है, तो वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, मतलब वो क्या हो गया है, इन दो वॉल के बीच में ट्रैप्ड हो गया है। क्लियर हुई बात? ठीक है, एक बार और समझाऊं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये मेरे पास पार्टिकल है, इसका कुछ वेव फंक्शन होगा साई ऑफ एक्स, और हमने ये पढ़ी हुई है, ये कंडीशन पढ़ी हुई है वेव फंक्शन की, वेन एवर पोटेंशियल इज इनफाइनाइट या फिर टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस वेव फंक्शन टेंस टू जीरो, या फिर वेव फंक्शन क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है। तो इन दो पर्टिकुलर पॉइंट टू पर हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। अगर वेव फंक्शन वेनिश हो गया तो इसका मतलब वहां पर पार्टिकल गया ही नहीं। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो किसके साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन है, उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन है ना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को किससे दिखाते हैं, वेव फंक्शन से दिखाते हैं। तो यहां पर अगर वेव फंक्शन है ही नहीं इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर और x इक्वल टू माइनस ए पर, इसका मतलब वहां पर पार्टिकल गया ही नहीं। अगर पार्टिकल इन वॉल के पास गया ही नहीं तो वो इससे बाहर थोड़ा गया, तो इसका मतलब पार्टिकल इन दो वॉल के बीच क्या है, ट्रैप्ड है, इसलिए मैंने ट्रैप्ड लिखा। क्लियर होगी बात? तो वो समझ में आया ट्रैप्ड क्यों लिखा। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो इन दो वॉल के बीच या फिर इस पर्टिकुलर पोटेंशियल वेल में क्या हो रखा है, ट्रैप्ड हो रखा है। क्लियर हुई बात ना? अब मुझे क्या करना है, इस पार्टिकल का ये वेव फंक्शन क्या होगा वो लिखना है, और दूसरा क्या लिखना है, इस पार्टिकल की जो एनर्जी आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी। नाउ इसके बाद लिखो, ठीक है। ये थ्योरेटिकल चीज समझ में आ गई जो मैंने बोली, ये अभी थोड़ी देर में और हम इसको इंप्लाई करेंगे। आप जब डेरिवेशन करेंगे वहां पर इसका क्या बोलते हैं उसको, इंप्लाई करेंगे, लगाएंगे उसको, जो अभी तक पढ़ा हमने उसको हम लगाएंगे वहां पर। क्लियर हुई बात? अब देखो तो लिखो यहां पर नाउ आवर एम इज टू फाइंड आइगन फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यू for this particular system इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या करेंगे हम, एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड फॉर दिस वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। सो एट फर्स्ट we have to write Schrodinger equation for this particular system. So at first we have to write Schrodinger equation for this particular system. ठीक है, particular system. Since Schrodinger equation is क्या होती है बताओ, since Schrodinger equation is वो होती है हमारे पास क्या, माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। पहले बताओ टाइम डिपेंडेंट लूंगा या फिर टाइम इंडिपेंडेंट लूंगा। देखो पोटेंशियल को देखो, पोटेंशियल कैसा है, सिर्फ स्पेस का फंक्शन है, तो कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, टाइम इंडिपेंडेंट। तो क्या आ जाएगा देखो, माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर, वन डायमेंशन ले रहे हैं, ठीक है, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा v ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, e इंटू साई ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, इसे क्या बोल दो, कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है ना। अगर मैं अपने पोटेंशियल को ध्यान से देखो, जो मेरा पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। देखो इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि पार्टिकल कहाँ है, उसके अंदर ट्रैप्ड है, तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इस रीजन की बात करेंगे। तो यहां पर लिख के चलेंगे, इन रीजन x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन प्लस ए। इस पर्टिकुलर रीजन में जो v ऑफ x है वो कितना है, मेरा 0 है। देन श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो v ऑफ x की जो क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, माइनस का h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स प्लस 0 हो गया यहाँ पर, इंटू वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ एक्स। ऐसा आ जाएगा, साई ऑफ नहीं है, साई एक्स होगा खाली। ओके, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो, माइनस
एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, दिस इज डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स, और जीरो हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ये क्या आ गया ई इंटू साई ऑफ एक्स आ गया। एक काम करो, जो यहाँ कांस्टेंट है उसको ई के साथ भेजो, तो क्या आ जाएगा देखो, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई एक्स, बार बार साई ऑफ एक्स बोल दो, साई एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2me डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एच कट स्क्वायर इंटू साई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एजम्पशन कर लें, तो लेट कर लो, लेट जो 2me डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर है ये क्या है कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसको किसके तरह अज्यूम कर लिया हमने, के स्क्वायर के तरह अज्यूम कर लिया, एंड फ्रॉम हियर दिस के इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ दिस इज ट्वाइस ऑफ me डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, ये आया, इसको इक्वेशन बोल दो, इक्वेशन 1 हो गया था, इसको क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, आपको याद रखना, आप लिख लोगे, मेरे को तो मिटाना पड़ेगा, लेकिन आपको इक्वेशन 2 क्या है पता होना चाहिए। नाउ एक काम करो, जो हमने यहाँ पर अज्यूम कर रखा है इसको इधर रखो, तो क्या आ जाएगा देखो, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये साई एक्स आ गया। अब इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स, और इधर आके प्लस हो जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर इंटू साई एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 3 को ध्यान से देखो, और मैं अगर आपसे बोलूं कि इक्वेशन 3 आपको दी जाती है और आपको साई ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो करना है, आइगन फंक्शन तो फाइंड करना है हमने, और वो क्या है साई ऑफ एक्स है, यानी आप क्या करोगे बताओ, इसको देखकर आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहला थॉट, तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और बीएससी सेकंड ईयर आपका हो गया है, फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है कहीं कहीं, अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी हुआ है, तो आपने इस टाइप की प्रॉब्लम के साथ मतलब आपका मेल मिलाप है, आप इस तरह की प्रॉब्लम देख चुके हैं, और ये क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इसका अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा साई ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा। तो अब हमारा काम क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो करेंगे सॉल्व, तो कैसी है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे सॉल्व हो जाएगी। नाउ सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है हमें सॉल्व करना है। तो कैसे कर देंगे सॉल्व बताओ, क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास एम स्क्वायर इक्वल टू कितना आया माइनस के स्क्वायर आ गया, तो एम इक्वल टू आ गया मेरे पास प्लस माइनस आयोटा के आ गया। ठीक है, यानी एक्सिलरी इक्वेशन के दो रूट आ गए, एक क्या आया प्लस आयोटा के और एक क्या आ गया माइनस आयोटा के, यानी रूट कैसे आ रहे हैं हमारे इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, और हमने ये पढ़ा था व्हेन एवर रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी देन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास रूट ऐसे हों इमेजनरी रूट हो, कैसे रूट हो इमेजनरी रूट हो, कैसे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, दो रूट हैं देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट है, तब इस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता था, वो होता था मेरे पास क्या e की पावर अल्फा एक्स इंटू ए साइन बीटा एक्स प्लस बी कॉस बीटा एक्स, ये सॉल्यूशन होता था। ठीक है, नाउ अब अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो अल्फा कितना है इन अवर केस 0 है, और बीटा की जगह क्या है k है, तो सिंपल क्या करना है यहां पर रख देना है वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका क्या निकल के आ जाएगा साई ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी साई एक्स निकल के आ जाएगा, ये हो गया था ना, इसे मिटा दूं, ठीक हो गया। अब देखो फिर तो क्या है ये m निकले, m की ये वैल्यू निकली, ठीक है, यानी रूट ए निकले, तो यहां से मेरे पास साई ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई ऑफ x इक्वल टू e की पावर 0, e की पावर अल्फा x यानी e की पावर 0, वो तो 1 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा देखो a साइन बीटा x है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर kx आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा b कॉस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया, किसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, एंड लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इसे मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। क्लियर होगी बात ना। अब देखो
नाउ अब यहां पर क्या लगाएंगे, हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। हमारा काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो नाउ बाउंड्री कंडीशन, अगर ये वेव फंक्शन है इसने क्या करना चाहिए, सॉरी अगर ये आइगन फंक्शन है या वेव फंक्शन है इसने क्या करना चाहिए, जो बाउंड्री कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या है वो अभी हमने डिस्कस कर रही थी। नाउ फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन पहले देखते हैं बाउंड्री कंडीशन है क्या। जो अभी हमने पढ़ी ना वही बाउंड्री कंडीशन है। देखो क्या है, ये मेरे पास इस तरीके का पोटेंशियल है, ठीक है, हम वो नहीं बना रहा, फिर वी एक्सेस और एक्स एक्सेस नहीं बना रहा। तो ये मेरा पोटेंशियल है इस तरीके से, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है माइनस ए है, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है a है, और इन दोनों के बीच में जो v ऑफ x है वो क्या है 0 है। इस टाइप का कुछ क्या है मेरे पास सिस्टम है ना। इस सिस्टम की एक खासियत है, वेन एवर x इक्वल टू a देन at this point x equal to a psi x must be vanish. Why? Because at this particular point our potential is infinite. और हमने पढ़ा हुआ है कि whenever potential is infinite if it tends to infinity then wave function vanish. तो wave function क्या हो जाता है, vanish हो जाता है, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। तो in our case there are 2 points where potential is infinity, then in these 2 points our wave function must be vanish. तब इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, जरूर रूप से या फिर बहुत क्या बोलते हैं मस्ट भी, उसने जरूर क्या होना चाहिए वेनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, किस पॉइंट पर, एक x इक्वल टू माइनस ए पर और एक x इक्वल टू प्लस ए पर। तो यही क्या है हमारी बाउंड्री कंडीशन है। तो क्या लगा दो, सबसे पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगा दो, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास x इक्वल टू ए पर हमारा जो साई ऑफ x है वो कितना है 0 है। तो लिख दो यहाँ पर x इक्वल टू ए पुट करो तो साई ऑफ x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया है मेरे पास a साइन के ए हो जाएगा क्योंकि x की जगह a पुट करना है, फिर प्लस b कॉस के ए हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर, बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट साई x इक्वल टू 0 एंड इसको यहाँ से मिटा के थोड़ा आगे लिख दूँ, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है माइनस ए है। और इसे बोल दो क्या, इक्वेशन 4a बोल दो, क्या बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 4a, 4a बोलो कुछ और बोल दो, चलो 4a बोल दो, ठीक है, क्योंकि 4 से निकल के आ रखी है। क्या बोल दिया मैंने इसको 4a बोल दिया, ठीक है। नाउ अब देखो, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगेगी, इस पॉइंट पर। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन वो क्या हो जाएगी, नाउ अब x जो क्या पुट करना है माइनस ए पुट करना है, और वहां पर भी जो साई ऑफ x होगा वो क्या होगा हमारा 0 होगा। व्हेन x इक्वल टू माइनस ए देन साई ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्यों है, मुझे लिखने की जरूरत है या नहीं है, आई होप जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार बता दो क्यों है, बिकॉज इन दो पॉइंट पर पोटेंशियल इन्फिनिटी है, और जब भी पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है तब वेव फंक्शन वेरियस हो जाता है, तब वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अब नहीं बोलूँगा मैं इसको, ठीक है, थैंक यू। अब देखो ये हो गया। अब देखो अब क्या रखना है, x की जगह दूसरी बाउंड्री कंडीशन में x की जगह माइनस ए रखना है। तो ये है मेरे पास वेव फंक्शन, तो रखो x की जगह माइनस ए रखो, तो क्या आ जाएगा ये a साइन के माइनस ए आ जाएगा, और फिर प्लस क्या आ जाएगा b कॉस के माइनस ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। साइन माइनस का x माइनस साइन x होता है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का a साइन के ए हो जाएगा, और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो क्या आ जाएगा ये प्लस का b कॉस के ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो प्लस का हो जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास a साइन के ए, इसको लेकर माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू b कॉस क्या आ जाएगा के ए आ जाएगा। और इससे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर, ये भी 4 से आ रखा है लेकिन दूसरा है तो उसको 4b बोल दो, दिस इज इक्वेशन 4a, दिस इज इक्वेशन 4b। नाउ अब देखो, अब यहां से आए को बड़े ध्यान से सुनना है, अभी तक कैलकुलेशन थी, अब बड़े ध्यान से सुनना है। देखो क्या ध्यान सुनना है, यहां पर क्या है मेरे पास, ये इक्वेशन क्या कर रही है कि इन दो की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। देखो ध्यान सुनना, इक्वेशन 4b टेल अस कि दीज टू टर्म हैव सेम वैल्यू, यानी ये दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, एंड दिस इक्वेशन टेल अस व्हेन वी ऐड दीज टू वी गेट आंसर 0। बड़ी खतरनाक चीज है, देखो ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन टेल अस कि व्हेन
दीज टू हैव सेम वैल्यू, यानी इन दोनों की जो मान है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। ठीक है, एक जनरल एग्जाम्पल है। और ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। दिस टेल अस कि इन दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि ये 1 है ये भी 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जिस समय मैं इसको कर रहा था ना, मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जब मैंने किया था मैं इसको -1 लिख दे रहा हूँ, इसको +1 लिख दे रहा हूँ, तो कह रहा हूँ आंसर 0 आ गया। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो कंडीशन है, ये -1 है +1 दोनों अलग अलग नहीं हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो अब वो कौन सी कंडीशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे? ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, अब कुछ बच्चों को समझ में आएगा कि वो कंडीशन क्या है। वो कंडीशन सिर्फ एक ही केस है इस दुनिया में जो इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। वो ये है कि इसकी वैल्यू भी 0 हो, इसकी वैल्यू भी 0 हो, 0 = 0 और 0 + 0 0। सेटिस्फाई हो गए दोनों, यानी ये भी 0 के बराबर होना चाहिए और ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये दो इक्वेशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। क्लियर हुई बात? तो यहां से तो फ्रॉम इक्वेशन यहां पर लिख के चलो, फ्रॉम इक्वेशन 4a एंड 4b हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4a एंड 4b what we have this a sin kx is equal to 0 and b cos kx, ka x नहीं ka is also 0। ठीक है, ऐसी चीजें मेरे पास। क्लियर हुई बात ना? अब इसे कुछ इक्वेशन बोल दो, इसे क्या बोल दें, हाँ 5-6 कुछ भी बोल दो यार, 4 हो गया है तो इसे इक्वेशन नंबर 5 बोल दो, इसे इक्वेशन नंबर 6 बोल दो। इन दोनों में कितना हो, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नाउ अब थोड़ा और सोचो कि अब ये दो 0 है, अगर इस पूरे टर्म में 0 होना है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो a को 0 होना पड़ेगा या फिर sin kx को 0 होना पड़ेगा, साथ ही साथ उसी टाइम पर इसे भी 0 होना है, यानी यहाँ पर या तो b को 0 होना पड़ेगा या फिर cos kx को 0 होना पड़ेगा। देखो अब पहली सिचुएशन तो क्या आती है, देखो पहली चीज दिमाग में क्या आती है कि यहाँ पर a 0 है और यहाँ पर b 0 है, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा अज्यूम करके चल लो, लेट अस कंसीडर कि a = 0 b = 0, एक केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्या केस लेके चल रहे हैं आपको लिखना नहीं है वो केस, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, वो गलत ले रहे हैं हम, एक्चुअल में जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। देखो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, a = 0 और b = 0 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर a भी 0 रख दो, b भी 0 रख दो, दोनों वैल्यू 0 आ गई, बहुत अच्छे तरीके से दोनों इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्या जो हमने ये अपना अजम्पशन ले रखा है a = 0 b = 0 वो क्या एप्रोप्रिएट है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? आंसर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं a भी 0 और b भी 0 ले लूंगा और इन दोनों वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन 4 में रखूंगा तो मेरा वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर दिस केस दिस साई ऑफ x बिकम 0, साई ऑफ x इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब साई ऑफ x 0 हो गया तो पार्टिकल तो है ही नहीं, यानी वेव फंक्शन 0, वेव फंक्शन इज वेनिस, वेव फंक्शन वेनिस होने का मतलब पार्टिकल है ही नहीं, तो हम स्टडी किसी कर रहे हैं, यानी ये तो एक ऐसी सिचुएशन कर दे रहे हैं कि हमारा सिस्टम ही गायब हो जा रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास कि sin kx और cos kx को 0 कर दो, करो कि दूसरा केस क्या कर दो, x नहीं sin ka और cos ka दोनों क्या कर दो, 0 कर दो। लेकिन क्या दोनों सेम के लिए क्या दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। देखो sin 0 कहां पर होता है, 0 पर होता है, sin 0 कहां पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, और cos 0 कहां पर होता है, 90 पर होता है। तो दोनों ये दोनों क्या है, किसी के वैल्यू के लिए दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, किसी एक के वैल्यू के लिए, गिवन के लिए ये दोनों वैल्यू सेम है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे पास दो एंगल है और दोनों, यानी एक एंगल है मेरे पास, उस एक एंगल पर कॉस भी साइन भी 0 है। क्या कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ इतनी मैथमेटिक्स के पूरे इतिहास में कि मेरे पास एक एंगल दे रखा है, कोई भी एंगल ले लो दुनिया का उठा के, और उस एंगल पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कॉस और साइन दोनों 0 हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है इस दुनिया में? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कोई लोग पूछ रहे होंगे कि क्यों ये दो एंगल सेम हुए, क्योंकि ये के है ये भी के है,
क्योंकि ये तो गिवन है ना हमको, ये गिवन के है, तो इन ये दोनों वैल्यू क्या हुई, सेम हुई, इन्हें सेम एंगल हुआ। तो सेम एंगल पर कभी कॉस और साइन एक साथ जीरो हो ही नहीं सकते, तो ये जीरो हो ही नहीं सकते, ऐसा केस हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या हुआ, अनएक्सेप्टेबल हुआ, इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या बचता है, देखो अब बचता है थर्ड केस। थर्ड केस में यहां पर हमारे पास दो केस निकल के आते हैं ना। समाधान क्या निकला, ये प्रॉब्लम है, समाधान निकला, देखो सॉल्यूशन देखो। सो हियर, तो इन दिस पर्टिकुलर केस हम क्या करेंगे, हियर वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 2 क्लासेस। तो लिखो लिख के चलो, हियर नाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 2 क्लासेस। इसको आप लिखना चाहो तो अपनी भाषा में हिंदी में लिख दो, ठीक है, कुछ भी, जिसको हिंदी अच्छी लगती है हिंदी में लिख दो, जिसको उर्दू अच्छी लगती है उर्दू में लिख ले, जिसको अंग्रेजी अच्छी लगती है वो अंग्रेजी में लिख ले, ठीक है, और कोई बंगाली पंजाबी में लिखना है तो उसमें भी लिख ले, ठीक है। ये मैं नहीं लिखने वाला यहाँ पर, ये मैंने समझा दिया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ, अगर समझ में नहीं आया तो वो है ना आपके पास वो टुनटुनिया मैसेज करने वाला मोबाइल, ठीक है, जिससे वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो उससे मैसेज कर दो मेरे को एक कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो नाउ हियर वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 2 क्लासेस, यानी कैसे, यानी यहां पर क्या अजम्पशन करें कि ये चीज आ जाए, यानी दोनों जीरो हो जाए। नाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन 2 क्लासेस, इन 2 क्लासेस। देखो क्लास फर्स्ट क्या है, क्लास फर्स्ट देखो क्लास फर्स्ट में हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 0 एज्यूम करेंगे। क्लास फर्स्ट में a इक्वल टू 0 होगा, एंड दूसरा क्या होगा, cos kx इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, cos kx इक्वल टू 0 होगा। देखो a इक्वल टू 0 है, और फिर क्या है, cos kx इक्वल टू 0 है। अब यहां अगर ऐसे करने पर वो वैनिश हो जा रहा था, ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन देखो ऐसा करेंगे तो सिर्फ a इक्वल टू 0 है, तो ये तो बच गया ना, तो ये बचा हुआ है, तो इसको तो कुछ नहीं हुआ। ये cos kx a 0 मान रखा है, यहाँ क्या है, cos kx है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। आप कहोगे फिर भी तो वही हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ, वो यहाँ क्या है, kx है, और यहाँ क्या है, ka है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बेस्ट कंडीशन है कि एक क्लास में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू 0 ले लेंगे, और दूसरे में क्या ले लेंगे, यानी फर्स्ट क्लास में क्या ले लेंगे हम, a इक्वल टू 0 और cos k a इक्वल टू 0 ले लेंगे। नाउ सेकंड क्लास क्या होगी, क्लास सेकंड में क्या करेंगे, b इक्वल टू 0 ले लो, नीचे वाले में b इक्वल टू 0, ऊपर वाले में साइन kx इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, साइन के एक्स नहीं, सॉरी के ए इक्वल टू 0 ले लेंगे। क्लियर होगी बात। नाउ अब एक एक करके क्या करेंगे, पहले क्लास ए के लिए सॉल्यूशन करेंगे, फिर क्लास बी के लिए सॉल्यूशन करेंगे। करें, स्टार्ट करें सॉल्यूशन। देखो नाउ सॉल्व 1 by 1 फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2। देखो फॉर क्लास 1 सबसे पहले किसको देखते हैं, फॉर क्लास फर्स्ट के लिए देखो क्या है हमारे पास क्लास फर्स्ट के लिए। देखो a इक्वल टू क्या है मेरा, 0 है, और दूसरी कंडीशन क्या है, cos ka इक्वल टू क्या है मेरा, 0 है। cos ka इक्वल टू कितना है, 0 है। नाउ अब इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको क्या लिखता हूं, देखो मैं cos ka इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम क्या, cos π/2 पर 0 होता है, वो π/2 पर 0 होता है, इसे क्या लिखता हूं मैं, n π/2 लिख सकता हूं, n π/2 लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। cos a इक्वल टू n π/2, ठीक है। अब n क्या होगा, अब n यहां पर जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, 1 2 3 4 होगी, नहीं, क्या होगी कि यहां पर क्या आ जाए, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, ऐसा टर्म आया यहां पर। तो वो टर्म कब पॉसिबल है ऐसा आना, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1 3 5 7 एंड सोन, ऐसी होगी। और एक कैसी है, ऑड इंटीजर है, दिख रहा है, ऑड दिख रहे हैं ना, ऑड इंटीजर, कैसी वैल्यू है ये, ऑड इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर
हमारे पास जो n है वो क्या है, ऑड इंटीजर। देखो 1 पुट करो, क्या आ गया, π/2 आ गया, cos π/2 0। 3 पुट करो, क्या आ गया, 3π/2 cos 3π/2 0, तो 0 0 आ रहा है। 5π/2 cos 5π/2 0, cos 7π/2 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब दोनों क्या कर दो, एंगल ऑफ कंपेयर करा दो, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो के ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, n π/2 आ गया, और यहाँ से के इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, n π/2a आ गया। क्या आ गया, के इक्वल टू n π/2a आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये क्या निकल गया, यहाँ से के निकल गया, इसको आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, के सॉरी ध्यान रखना, क्योंकि अभी आगे काम आएगा। तो सही सम इक्वेशन नंबर क्या बोलो इसको, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी लिखो, जो n है वो क्या है, k की वैल्यू यहाँ रखी है, और यहाँ पर n क्या है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे कुछ बोलो मत, बस ऐसे याद रखो कि मतलब जब केस फर्स्ट में हमारा k ये निकल के आया और वहाँ पर n की वैल्यू ये है, ध्यान रखना है, n की वैल्यू ये है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, n की वैल्यू ये है, ये हमें ध्यान रखना है। कब, जब केस फर्स्ट की हमने बात करी। नाउ अगर k की वैल्यू ये निकल के आ गई तो इस केस फर्स्ट के लिए हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, या फिर आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा। नाउ आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, आइगन फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा बताओ, साई ऑफ एक्स ये है मेरे पास, इसमें वैल्यू पुट कर दो जो हमने यहाँ पर अजम्पशन ले रखे हैं, तो क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स इक्वल टू एक जो क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, और इनटू क्या आ जाएगा ये साइन के एक्स, और फिर क्या आ जाएगा प्लस बी तो 0 है नहीं, बी की कुछ वैल्यू होगी, बी रख दिया यहाँ पर, और फिर क्या आ गया कॉस के एक्स आ गया। ठीक है, नाउ ये टर्म तो क्या हो गया 0 हो गया, तो ये साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर बी कॉस के की वैल्यू ये है, उठा के इधर रख दो, के की वैल्यू ये है, उठा के यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा ये n पाई एक्स, क्या आ जाएगा n पाई एक्स अपॉन क्या आ गया 2a आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, साई ऑफ एक्स, यानी वेव फंक्शन फॉर केस 1, यानी फिर आइगन फंक्शन फॉर केस 1 ये निकल के आया। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि n इक्वल टू क्या है 1 3 5 7 है, यहाँ ऑड इंटीजर है, n क्या है ऑड इंटीजर है। तो ये केस फर्स्ट के लिए आइगन फंक्शन निकल गया ना। अब हमारा काम क्या होगा, केस सेकंड के लिए आइगन फंक्शन निकालना। तो निकालो आइगन फंक्शन फॉर केस सेकंड। सॉरी, किसकी बात करते हैं हम, केस सेकंड की बात करो। तो फॉर केस सेकंड, फॉर केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या था हमारे पास, b इक्वल टू 0 है और cos k इक्वल टू 0 है। एक मिनट वेट करना, ठीक, ओके। देखो मैं वो देख रहा था कि मेरा जो मोबाइल का स्पेस है वो ख़त्म तो नहीं हो गया, अभी है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई, टॉपिक भी उतना ही खतरनाक है। चलो कोई बात नहीं, अभी है, मोबाइल ने भी दम नहीं तोड़ा है, बचा है। तो ये है केस सेकंड, ये है टॉपिक, बात है केस सेकंड ये है। तो यहाँ पर हमारे पास b इक्वल टू कितना है 0 है, और साइन के ए इक्वल टू कितना है, नीचे लिख दूँ, और दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, साइन के ए इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तो ठीक हो गया, b इक्वल टू 0। नाउ साइन के ए इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखा वैसे भी यहाँ लिख दूँ मैं इसको। तो साइन 0 कहाँ पर होता है, n पाई पर 0 होता है, साइन n पाई पर 0 होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, साइन n पाई बाई 2, साइन n पाई बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन n की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस n इक्वल टू क्या होगा 0 हो सकता है, अभी लिखना मत, अभी करेक्शन करूंगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। रखो 0, रखो साइन 0 0, 2 रखो साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई 0, 4 रखो साइन 2 पाई आ जाएगा, साइन 2 पाई 0, 6 रखो साइन 3 पाई आ जाएगा, और साइन 3 पाई 0 हो गया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम n इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। देखो क्या नहीं कर सकते हम, n इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। थोड़ी देर के लिए
ये मान के चलो हम नहीं ले सकते। अभी लास्ट टर्म में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हम n इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। तो ये किसके लिए है, लास्ट के लिए है। तो हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मतलब ऐसे बैठा लो कि जैसे मतलब याद ही करना है आपको। ये क्या, n इक्वल टू 0 यहां पर हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 4 6 ये आ जाएंगे। n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 4 6। इनका एक और नाम क्या हो जाएगा, कैसे है ये इवन है और इंटीजर है, तो नाम क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। क्लियर होगी बात। नाउ अब दोनों का एंगल कंपेयर करा दो तो क्या आ जाएगा, इधर से मेरे पास के ए इक्वल टू एन पाई बाई 2 आ गया। तो यहां से के इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, एन पाई बाई 2a आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां आपको याद करने के लिए बोला था कि k की वैल्यू ये आई, उस तरीके से यहां भी याद कर लो, k की वैल्यू ये आई। और एक चीज देखो, दोनों ओर सेम आ रखी है, लेकिन अंतर क्या है, यहां n अलग है, यहां n अलग है। यहां पर n की वैल्यू क्या है, 2 6 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी इवन इंटीजर है। तो ये क्या निकल गया, यहां से k निकल के आ गया। अब वो एक इक्वेशन थी यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 मेरे से मिट गई, लेकिन आई होप मुझे याद है वो। तो अब इस चीज को, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 में देखो, इसके लिए वेव फंक्शन लिखना है ना हमने, सॉरी आइगन फंक्शन लिखना है। तो आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन। तो इसके लिए आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह कितना पुट करना है, ए की जगह कुछ नहीं, ए की जगह ए रहेगा एंड दिस इज साइन के एक्स प्लस बी की जगह कितना पुट करना है, 0 0 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस के एक्स। तो ये टर्म तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये बचा यहाँ से आप, अब साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, ए साइन के की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा ये एन पाई डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। क्या आ गया, साइन एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज आइगन फंक्शन इन के क्लास, अरे यार क्लास था ये, केस नहीं था, क्या था, क्लास सेकेंड। और n इज हियर, n इज 2 4 6 यानी इवन इंटीजर। तो ये क्या है यहाँ पर n है। नाउ एक काम कर रहे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 को कंबाइनली लिखते हैं। नाउ राइट क्लास 1 एंड क्लास 2 कंबाइनली। इसे मिटा दो, मेरे को याद है, चलो आपने लिखा होगा ना। काला हो गया यार पूरा। देखो अब क्या है, नाउ राइट, नाउ एक मिनट यार, इसमें हवा भर लूँ मैं, हवा भर लूँ बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, इंक। जल्दी भर लेता हूँ क्योंकि लिख ही नहीं रहा है। तब तक आप करो, कंबाइन करो दोनों को। तो दोनों इक्वेशन लिख रखी हैं, उनको एक साथ लिखो। देखो कैसे लिखोगे, ओके। देखो नाउ राइट क्लास 1 एंड क्लास 2 कंबाइनली। दोनों क्या करो, कंबाइनली लिखो। क्या हो जाएगा, देखो यहां से साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज, यहां पर क्या था, ए था, ए साइन एन पाई एक्स ओवर 2a ये था। और क्लास 2 सॉरी दूसरे वाले में क्या आया था, बी कॉस एन पाई एक्स ओवर 2a आया था। अंतर क्या है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, 2 4 6 एंड सो ऑन है। और यहाँ पर n इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, यानी इवन इंटीजर और इंटीजर। तो ये क्या कर दिया, हमने दोनों को कंबाइन लिख दिया। तो ये क्या हो गया, आइगन फंक्शन फॉर क्लास 1 और दिस इज आइगन फंक्शन फॉर क्लास 2 हो गया ना। अब यहाँ पर एक चीज और हमारी अननोन बची। देखो ये सब चीज पता है, n क्या है पता है, a क्या है पता है, वेल की लेंथ, और x क्या है वो डिपेंड करेगा, और अननोन क्या है, a और b। अब क्या करना है हमको, a और b फाइंड करना है। नाउ आवर जॉब इज टू फाइंड a एंड b एंड दिस a एंड b आर नोन एज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड a एंड b। देखो नाउ
वी आर गोइंग टू फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए एंड बी, ठीक है। और कैसे फाइंड करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन? ऐसी होती है कुछ, लिमिट ऑल इंटीग्रेशन लिमिट ऑल स्पेस, दिस इज साई स्टार साई डी क्यूब आर इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है ना। अभी वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस इनफिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक्स कहाँ से कहाँ होता है? माइनस इनफिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या आएगा? साई स्टार। तो किसी एक को ले लो, या तो ए निकाल दो या बी निकाल दो, ठीक है। और दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। ये किससे पता चला? इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं बाय एक्सपीरियंस, यानी अगर दोनों के लिए निकाल सकते हैं अलग अलग, लेकिन मैं एक के लिए निकालूंगा और दूसरे लेकर क्या लिख दूंगा? सिमिलरली लिख दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए निकाल देते हैं ऊपर वाले के लिए। तो ए स्टार ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें नहीं है तो सिंपल वही आ जाएगा, ए साइन क्या आ जाएगा? एन पाई एक्स ओवर 2a। और दूसरा क्या है? साई है, वो क्या आ जाएगा? ए साइन एन पाई एक्स ओवर 2a आ गया, इंटू क्या आ जाएगा? डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1। किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। देखो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आया, साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस इनफिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लिमिट कहाँ से कहाँ? -2 प्लस दिस इज साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर क्या आ गया? ये 2a आ गया, और इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। ये इवन फंक्शन है तो ये माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए स्क्वायर इंटू 2 0 टू इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन क्या आ गया? ये 2a आ गया, इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ हुआ ना। अब देखो ये क्या है मेरे पास? इस 2 को अंदर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस के टर्म में लिख सकता हूँ। देखो एक चीज पढ़ी ना हमने, क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है? हाँ पढ़ा हुआ है। तो उससे इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 1 माइनस कॉस, देखो 2 आएगा, ये 2 से ये 2 उड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए, एंड दिस इज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसा हो गया। ये 2 से वो 2 आया ना उधर वाला फॉर्मूला वाला, ये वाला हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और एक के करीब कर दो, ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू डी एक्स, फिर क्या है बीच में प्लस, दिस इज ए स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी कॉस एन पाई एक्स ओवर ए इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। इसको क्या तो एक्स हो जाएगा ये, ओ सॉरी। अब लिमिट देखो, लिमिट ध्यान से देखो, लिमिट क्या अभी भी 0 टू इन्फिनिटी होगी? आंसर है नहीं। देखो होगी, 0 टू इन्फिनिटी होगी, लेकिन देखो क्या है, ध्यान से ना, हमारा सिस्टम इस तरीके का है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस ए, दिस इज एक्स इक्वल टू प्लस ए। हमारी लिमिट क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। बट लेकिन जब हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर को जाएंगे और यहाँ से इधर को जाएंगे, हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। वेव फंक्शन 0 हो गया तो पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ बचेगी? सिर्फ इस माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है, होगी लिमिट माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी होगी, लेकिन जब हम इस प्लस ए से कहाँ की ओर जाएंगे? उधर की ओर जाएंगे, यानी प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, वहाँ तो साई एक्स क्या है? 0 है। साई एक्स 0 है तो पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उधर की लिमिट रखने का। सिमिलरली इधर भी वैसा ही है कि माइनस इन्फिनिटी में क्या है? वो 0 है, यानी इधर की ओर, यानी इस माइनस ए से इधर की ओर आएंगे तो वेग फंक्शन क्या हो गया? 0। तो यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरी लिमिट जो फाइनल लिमिट है वो क्या बचेगी? माइनस ए टू प्लस ए बचेगी, माइनस ए टू प्लस ए बचेगी। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ बचेगी? माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? तो 0 टू क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो यहाँ भी क्या रख दो? 0 टू ए रख दो, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन अब हमको पता चल गया कि हमने यहाँ पर गलती की है, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी।
आगे बढ़े, देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर x एंड दिस इज 0 टू a हो जाएगा लिमिट माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन, और साइन क्या हो जाएगा ये n पाई x ओवर a, और लिमिट 0 टू a आ जाएगा। ठीक है, 0 टू a आया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो दिस इज ए स्क्वायर इंटू ए बच गया, 0 को 0 हो जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर। अब इसको देखो जब यहाँ पर a पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, n पाई आ जाएगा, और साइन n पाई क्या होता है 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, n क्या है यहाँ पर 2 4 6 है, तो वो 0 हो जाएगा, तो 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 भी है, एंड दिस इज इंटू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1, और ये a है, तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 ओवर a आ गया, तो a इक्वल टू कितना आया 1 बाई रूट a आ गया, 1 बाई रूट a आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं b फाइंड करूंगा, सिमिलरली b इक्वल टू भी कितना आता है 1 बाई रूट a आता है। अब उतना लंबा मैं फाइंड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोबारा वही सेम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उस समय क्या रख दोगे, यहाँ पर कॉस रख दोगे, जहाँ मैंने साइन रखा यानी ये टर्म रख दोगे, तो बी स्क्वायर निकल जाएगा, और करने के बाद यही आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुई बात, सॉरी ना। अब देखो, अब क्वेश्चन 5 हो गया था ना, इसको इक्वेशन 6 बोल दो, जो यहाँ पर लिखा है ना हमने, इसको इक्वेशन 6 बोल दो। नाउ पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 6 कर दो पुट, इसको इक्वेशन 6 में पुट कर दो, ये हो गया ना, इसे मिटा दो। ठीक, ओके, ये है ए और बी की ये वैल्यू है मेरे पास, तो क्या करना है यहाँ से, दिस इज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करो, क्या है मेरे पास देखो 1 बाई अंडर ऑफ ए साइन एन पाई एक्स ओवर 2a आ गया। सिमिलरली इधर देखो इसकी वैल्यू कितनी है 1 बाई अंडर ऑफ ए, और ये क्या है मेरे पास कॉस एन पाई एक्स ओवर 2a आ गया, और यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 2 4 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये आई बात ना। एक क्वेश्चन आया था या फिर उससे मैंने लिख लें, एंड दीज टू आर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो ये क्या है मेरे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो जो साई ऑफ एक्स है दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। ठीक है, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। ठीक है, ये क्या है उसके लिए वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन का सॉल्यूशन हमारा हो गया। नाउ एक क्वेश्चन आया था कि हमने यहाँ पर 0 क्यों नहीं लिया, n इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया। देखो सॉरी, देखो जैसे मैं यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट करूंगा, साइन 0 0, तो वेव फंक्शन वेनिस, तो फिर वही कंडीशन आ गई कि वेव फंक्शन वेनिस कैसे हो जाएगा यार, हम तो पार्टिकल के लिए स्टडी करना चाह रहे हैं, वेव फंक्शन ही वेनिस हो गया, पार्टिकल है ही नहीं, तो स्टडी इसी कर रहे हैं, तो फिर यही आ गया दोबारा से। तो इसलिए हमने यहाँ पर n इक्वल टू क्या 0 नहीं लिया। ठीक है, उस समय जब पिछले में कंडीशन आई थी कि वहाँ पर n इक्वल टू 0 सूटेबल था, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नहीं था। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स n इक्वल टू 0 हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि इसने वेनिस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वेनिस हो जा रहा है कहाँ पर n इक्वल टू 0 पर, इसलिए हमने n इक्वल टू 0 नहीं लिया। क्लियर होगी बात। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो क्वेश्चन क्या है कि हमने यहाँ पर n इक्वल टू -1 -2 -3 क्यों नहीं लिया, वाई n इज नॉट नेगेटिव हियर, n हमने यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं लिया। तो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, वाई n इक्वल टू नॉट नेगेटिव, n इज नॉट टेकन नेगेटिव, वाई n की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 भी तो हो सकती थी, क्यों नहीं लिया हमने ऐसा। ठीक है, वो आपका क्या है क्वेश्चन है होमवर्क में कि n नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे को इन्फॉर्म करिए, या तो व्हाट्सएप में करिए, या फिर आप नीचे लिखिए कमेंट में लिखिए कि क्यों नेगेटिव नहीं ले सकते एंड हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। क्लियर हुई बात। ये क्या निकल गया हमारा आइगन फंक्शन निकल गया, वेव फंक्शन निकल गया। इसको हम आइगन फंक्शन नहीं बोलो यार, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या बोल दो इसको, आइगन फंक्शन बोल दो। क्या निकल गया, आइगन फंक्शन निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, आइगन वैल्यू निकालना है, या फिर एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो हेड डालो नेक्स्ट एनर्जी आइगन वैल्यू। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, एनर्जी आइगन वैल्यू की। लिखो एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन
वैल्यू। ठीक है, देखो सॉरी, देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया, एक मैंने बोला था ना आपसे कि के की वैल्यू को याद करना कि कहाँ पर क्या आ रखी है और वहाँ पर एन क्या है। नाउ देखो हमने दो क्लास में पढ़ा, क्लास फर्स्ट में जो मेरा के आया कुछ इस तरीके से आया, क्या आया था, एन पाई डिवाइडेड बाई 2a आया था। ठीक है, लेकिन n इक्वल टू क्या था यहाँ पर 1 3 5 एंड सो ऑन, ऐसे था। ठीक है, ऐसे था। क्लास सेकंड में क्या था, k इक्वल टू सेम था लेकिन अंतर क्या था, n अलग था। यहां पर n इक्वल टू क्या था, इवन इंटीजर था, यानी 2 4 6 एंड सो ऑन, जीरो नहीं था, ध्यान रखना है जीरो नहीं था। अब देखो ऐसा था, अब इन दोनों कंबाइन लिख सकता हूं मैं, कंबाइनली, ये कंबाइनली क्या हो जाएगा, k इक्वल टू एन पाई डिवाइडेड बाई 2a, ऐसा हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू तो हैं, लेकिन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सब आ जाएंगी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आ जाएंगी, लेकिन जीरो नहीं होगी क्योंकि जीरो तो यहीं से हट गई है क्योंकि वेव फंक्शन मैंने सुझा रहा है n इक्वल टू जीरो पर, तो ये आ गई, ये क्या निकल गया, k निकल गया। नाउ एक हमने एक क्वेश्चन 2 लिखी थी, k इक्वल टू लिखा था, कुछ क्या लिखा था, k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर लिखा था, याद आ रहा है आपको। ठीक है, इसको यहाँ रख दो फिर, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज n पाई डिवाइडेड बाई क्या आ गया, ये 2a आ गया, सही लिख दिया, दोनों स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ये 2me डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आ गया, इसे मिटाओ जरा, देखो ये लिख दिया ना, इसे लिख लो, ये नोट कर लो, ये वेव फंक्शन याद रहने चाहिए आपको। ठीक है, जब n इक्वल टू ऑड होगा तब क्या होगा, और जब n इक्वल टू इवन होगा तब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन होंगे और वहां पर ये काम आएगा। ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखो तो यहां से मेरे पास E इक्वल टू निकाल दो, फिर ये तो निकालना है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये इधर आ गया, 4 दूना 8 हो गया, ये 8ma स्क्वायर हो गया, यही क्या निकल गई मेरी, दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू। ये क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू है। देखो n पर डिपेंड कर रही है, जो n है यहाँ पर ये क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास n इक्वल टू कितना निकल के आ गया, इसको मैं ई एन लिख दूँ तो ई एन इक्वल टू क्या आ गया, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ma स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्या आ गया 8ma स्क्वायर आ गया। अगेन n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ से n की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, E1 निकल के आ जाएगा, यानी n क्या है, सबसे लोएस्ट नंबर है और n पर ही डिपेंड कर रहा है, तो सबसे जो लोएस्ट एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी। तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ma स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें E2 निकालूं तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा ये, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर h का स्क्वायर 8ma स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर ये किसके बराबर है, E1 के बराबर है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ 4 इंटू E1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से E2 लिखना चाहूँगा, सॉरी E3 लिखना चाहूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 9E1 आ जाएगा, क्योंकि n की पावर यानी 3 की पावर 2 यानी 9 हो गया। अगर यहाँ से मैं क्या लिखना चाहूँ, E4 लिखना चाहूँ तो 16E1 आ जाएगा एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पर En लिखना चाहूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, n स्क्वायर E1 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। नाउ अब ये क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू है, इनके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, आइगन फंक्शन होंगे, और वो आइगन फंक्शन कहाँ से पता चलेंगे, जो अभी आइगन फंक्शन हमने क्या किए, फाइंड किए। इसे मिटाऊं, अब फटाफट बता दो मेरे को
इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो पहली यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। जो ग्राउंड स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या होगा, जो बताएगा वो जीनियस। अभी हमने आइगन फंक्शन लिखे, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या होगा बताओ, साई एन एक्स होता है वो। देखो क्या पढ़ा था हमने, ऐसे पढ़ा था ना, इसको मैं साई एन एक्स लिख सकता हूँ, साई एन एक्स इक्वल टू 1/√a साइन एन पाई एक्स ओवर 2a था 2a, और ये क्या आ जाएगा 1/√a साइन कॉस एन पाई एक्स ओवर 2a। यहाँ पर n इक्वल टू क्या था, इवन, 2 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर n इक्वल टू क्या था, ऑड, ऐसे, ठीक है। ये सब कुछ था। अब बताओ ग्राउंड स्टेट करस्पॉन्डिंग, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो साई 1 होगा वो क्या होगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, नीचे वाला आएगा, यानी कौन सा वाला आ जाएगा, इससे करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या हो जाएगा 1/√a कॉस वाला आएगा, कॉस वाला आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन पाई, एन की जगह 1 रखा है हमने, तो क्या आ जाएगा पाई एक्स ओवर 2a आ जाएगा, ठीक है। इससे करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये क्या है E2 है तो साई 2 आ जाएगा, और साई 2 क्या है, इवन है, तो क्या आ जाएगा 1/√2 साइन दिस इज 2 पाई एक्स ओवर 2a आ जाएगा। इससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ये E1 की वैल्यू ये है, हर जगह E1 की वैल्यू इसको पुट कर देना आप, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से मेरे पास साई 3 अगेन क्या आ गया, ऑड आ गया 1/√a, और ये क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, इस बार कॉस 3 पाई एक्स ओवर 2a आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे लिख दोगे आप। और साई n इक्वल टू वो n क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है कि ये होगा या ये होगा। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही आइगन वैल्यू है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि एक आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही आइगन वैल्यू है, और इस टाइप की आइगन वैल्यू को क्या बोल देते हैं हम, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा कि एनर्जी आइगन वैल्यू आर नॉन डिजेनरेट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनर्जी आइगन वैल्यू आर नॉन डिजेनरेट। कैसी है ये, नॉन डिजेनरेट है इन केस ऑफ सिमेट्रिक इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल, या फिर पार्टिकल इन ए सिमेट्रिक इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल, ठीक। तो ये हो गया मेरा क्या, एनर्जी आइगन वैल्यू, और ये क्या हो गया मेरा आइगन फंक्शन। क्लियर हुई बात ना। अब क्या बचा है इसमें, चलो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम इसको डी ब्रोगली से कंपेयर भी कराएंगे और कुछ टर्म डिफाइन करेंगे, जैसे 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, और पैरिटी, इसमें पैरिटी दिखेंगे कि ये इवन पैरिटी है इनकी ऑड पैरिटी है, वो भी चेक करेंगे, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो आप बने रहिए ऐसे ही। और लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।